गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको यूनिट 2 चैप्टर 2 इसके अंदर पढ़ाएंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसमें सबसे पहले आता है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स इसमें किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आता है। तो देखिए, हम ऐसे समझते हैं कि एक पाइप है, इस पाइप में से वाटर गिर रहा है इस टैंक के अंदर और इस तरीके से वाटर इस टैंक में गिर रहा है। यहाँ से 2 या 3 पाइप लगाए गए हैं। इस तरीके से यहाँ से वाटर बाहर निकल रहा है, इस पाइप में से वाटर आ रहा है और इन दोनों पाइपों में से वाटर जा रहा है। तो यहाँ पर बचा कितना? जितना पानी इस पाइप से अंदर आया उतना ही दोनों पाइपों से पानी बाहर निकल गया। तो इस टैंक में कितना पानी बचा? तो भाई हम कहेंगे कि यहाँ टैंक के अंदर जो बचने वाला पानी है उसकी मात्रा कितनी है? 0। आने वाले पानी और जाने वाले पानी दोनों को जोड़ दें तो दोनों का जो सम है वो कितना आएगा? 0। इस पाइप से पानी अंदर आ रहा है टैंक के अंदर और इन दोनों टैंकों से जा रहा है। आने वाले को हम प्लस ले सकते हैं और जाने वाले को माइनस ले सकते हैं। यदि आने वाले पानी की मात्रा और जाने वाले पानी की मात्रा को जोड़ दें तो सम कितना आएगा? 0। इसी के ऊपर बेस है हमारा किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, इसकी स्टेटमेंट और इसका प्रूफ देखिए। Statement. It states that algebraic sum of all currents meeting algebraic sum of all currents meeting at the junction is 0. Algebraic sum of all currents meeting at the junction is 0. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक जंक्शन है O के ऊपर इस तरीके से कई सारे वायर जुड़े हुए हैं। इन दोनों वायरों में से करंट आ रहा है, आने वाला करंट है I1 और I2। बाकी जो वायर हैं उनके अंदर करंट नहीं था, इसका मतलब इनमें करंट जाएगा। तो दोनों वायर हैं, इनमें से करंट आ रहा है I1 और I2, बाकी में से जा रहा है। तो आप यहां से कह सकते हैं I3, I4, I5। I1 और I2 O पॉइंट पर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव लिया जा सकता है। I3, I4, I5 ये करंट की अमाउंट को O पॉइंट पर घटा रहे हैं। घटाने के लिए आप इनके आगे माइनस पुट कर दें। इनका अलजेब्रिक सम लेते हैं तो ये आएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये 0 होगा। तो अब आप इसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस माइनस ऑफ I3 प्लस माइनस ऑफ I4
प्लस माइनस ऑफ I5 दैट इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। स्टेटमेंट एंड प्रूफ। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। मतलब उन सभी करंट्स का सम जो जंक्शन के ऊपर मीट कर रहे हैं उनका सम हमेशा 0 होता है। जो करंट्स जंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो करंट जंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। जो जंक्शन को लीव करके जा रहे हैं, जंक्शन को छोड़कर जा रहे हैं, उनको नेगेटिव लिया जाएगा। बिकॉज जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो करंट की अमाउंट को जंक्शन पर इंक्रीज करेंगे, इसलिए उनके आगे सम लगा दिया और प्लस लगा दिया। और जो करंट जंक्शन को छोड़कर जा रहे हैं वो करंट की अमाउंट को ओ पॉइंट पर डिक्रीज करेंगे, इसलिए उनके आगे माइनस लगा दिया। इनका सम लिखा। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज 0। It deals with conservation of charge. Algebraic sum of all currents meeting at the junction is 0। जैसा कि आप जानते हैं I is equal to Q by T, यदि ये 0 है, समेशन ये 0 है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि समेशन Q की वैल्यू ही 0 होगी। और Q की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब ये है टोटल चार्ज बिफोर एंड टोटल चार्ज आफ्टर, इनका सम कितना रहेगा? 0। ये था किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। It states that algebraic sum of all the currents meeting at the junction is 0। I1, I2 दो ऐसे करंट हैं जो जंक्शन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव लिया जाएगा। I3, I4, I5 इस जंक्शन को लीव कर रहे हैं, इनको नेगेटिव लिया जाएगा। इनका सम दिखा दीजिए। इनका सम कितना हो जाएगा? 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसके बाद में आता है किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड। स्टेटमेंट कहता है algebraic sum of all EMF and product of current and resistances is 0। It states that algebraic sum of all EMF and product of current and resistance is 0। इसका मतलब algebraic sum of all EMF plus product of current and resistance is 0। अब ध्यान से देखने पर देखो, ये है algebraic sum of all EMF और ये है algebraic sum of all potentials। means algebraic sum of EMF and algebraic sum of potential difference is always 0। आप इसको प्रूव करने के लिए सर्किट कंसीडर करिए। इस सेल का ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका रेजिस्टेंस R1, R2, R3।
because cell is the source of electrical energy and potential difference. तो ये जो सेल है ये करंट देगी, यहाँ से I1 करंट सप्लाई करेगी, ये वाली सेल I2 करंट सप्लाई करेगी, इधर से I1 इधर से I2 इस पॉइंट पर ऐड हो जाएंगे B पॉइंट पर, और ऐड होकर रेजिस्टेंस I2 के अंदर जाएंगे I1 प्लस I2। ये हो गया CDEF। अब देखिए E1 सेल ने I1 करंट दिया, E2 सेल ने I2 करंट दिया, B पॉइंट पर दोनों करंट सम हो गए, ऐड हो गए, और ऐड होकर BE के अलोंग चले गए। अब BE के साथ अगेन कॉन्टेक्ट में दो वायर हैं, EF और ED, तो करंट फिर से डिवाइड होगा। कितना करंट कौन सी साइड को जाएगा ये डिपेंड करता है सेल पर। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 करंट जो है वो निकला है, तो नेगेटिव पर I1 ही पहुंचेगा। यहां से I1 निकला है तो इधर I1 ही आएगा, इसका मतलब इसमें करंट जाएगा I1। बच कितना गया, I1 प्लस I2 था, I1 ऊपर की तरफ चला गया, तो इधर करंट कितना जाएगा I2। देखिए, to prove this, consider loop ABEFA। यहां से दो कन्वेंशन साइन यूज करेंगे। यदि करंट की डायरेक्शन और लूप में प्रोपगेशन की डायरेक्शन दोनों सेम हो, ये है लूप की डायरेक्शन और ये है करंट की डायरेक्शन। यदि लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम हो तो करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। लूप की डायरेक्शन और किसी भी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन यदि अपोजिट हो तो करंट को नेगेटिव लिया जाएगा। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन यदि सेम हो तो वहां पर करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। किसी भी लूप की डायरेक्शन और गिवन रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन यदि अपोजिट हो तो करंट को नेगेटिव लिया जाएगा। किसी भी लूप में मूव करते टाइम यदि हम पहले पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गए तो ईएमएफ को पॉजिटिव लिया जाएगा। लूप में प्रोपगेशन के दौरान यदि हम पहले नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे तो ईएमएफ को नेगेटिव लिया जाएगा। लूप में मूव करते टाइम यदि सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले पहुंच गए तो ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा। लूप में मूव करते टाइम यदि हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे तो ईएमएफ को नेगेटिव लिया जाएगा। यहां से हमने लूप ले लिया ABEFA। यहां से देखो A से B तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। B से E की तरफ देखो, लूप कहता है कि लूप की डायरेक्शन होगी B से E, और करंट भी B से E की डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। लूप की डायरेक्शन B से E, करंट की डायरेक्शन भी B से E, तो यहां से करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। उसके बाद में E से F पोटेंशियल डिफरेंस लिखे तो यहां से E से F तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, इसलिए पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा। F से जब A की तरफ मूव कर रहे हैं तो लूप में देखिए, लूप में है डायरेक्शन F से A और करंट भी F से A की डायरेक्शन में है, तो करंट I1 को पॉजिटिव लिया जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो I1 इंटू R1। फिर देखिए, लूप में मूव करते टाइम आप पहले कहां पर पहुंचे, F से A में आती तरफ। जब आप F से A की तरफ आ रहे हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे, इसलिए ईएमएफ को यहां पर क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। लूप में मूव करते टाइम पहले आप नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे हैं, इसलिए ईएमएफ को नेगेटिव लिया जाएगा। दैट इज इक्वल टू C। तो आप इसे लिख सकते हैं
इक्वेशन फर्स्ट, कंसीडर लूप, आउटर लूप ले लीजिए बाहर वाला, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ ए। जिस पॉइंट से आप लूप को स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर आपका लूप जो है वो कंप्लीट होगा। देखिए ए से लेकर सी तक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0। यदि ए से सी तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ करंट और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। ए से सी तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इसके बाद में लूप में मूव कर रहे हैं हम सी से डी, तो लूप की डायरेक्शन होगी सी से डी, बट करंट अपोजिट डायरेक्शन। हम रेजिस्टेंस तक पहुंचे उससे पहले सेल है, तो हम मूव करते टाइम, जब हम लूप में मूव करेंगे तो लूप में मूव करते टाइम हम सेल के पॉजिटिव पोटेंशियल पर या पॉजिटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचते हैं। यदि पहले मूव करते टाइम पॉजिटिव टर्मिनल आ गया तो ईएमएफ क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव, इसलिए आप यहां पर लिखेंगे E2। उसके बाद लूप की डायरेक्शन C से D और करंट की डायरेक्शन D से C दोनों अपोजिट हैं। अपोजिट है तो करंट को क्या लिया जाएगा? -I2 इंटू रेजिस्टेंस R3। D से F तक रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? D से F तक। D से F तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। F से A, तो देखिए लूप की डायरेक्शन भी F से A है और करंट भी F से A की डायरेक्शन में। लूप की डायरेक्शन भी F से और करंट की डायरेक्शन भी F से A। लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, ये करंट की डायरेक्शन, इसलिए आप यहां पर करंट को लिखेंगे पॉजिटिव I1 R1। फिर मूव करते टाइम आप पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचे, इसलिए ईएमएफ को नेगेटिव लिया जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब ई वालों को इकट्ठा लिख दे, E2 माइनस E1 माइनस I2 R3 प्लस I1 R1 दैट इज इक्वल टू 0। इसे लिखा जा सकता है और इसे लिखा जा सकता है, देखो अब हमने किया क्या है, ब्रैकेट के अंदर माइनस को ले लिया, वैसे तो वो का वो है E2 प्लस का E1 माइनस का, और यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, अपने पास इक्वेशन ये बन रही थी E2 माइनस E1 माइनस I2 R3 प्लस I1 R1 इज इक्वल टू 0। हमने किया क्या है कि E2 इस को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, प्लस माइनस I2 R3 प्लस I1 R1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, और इसको क्या लिख सकते हैं? अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। यही स्टेटमेंट में दिया गया था। तो क्या कहता है सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज ऑलवेज 0। किसी भी सर्किट में ऑल ईएमएफ और ऑल पोटेंशियल डिफरेंस का सम 0 होता है। इट स्टेट्स दैट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज 0। इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ कन्वेंशंस की जरूरत पड़ती है। पहला कन्वेंशन ये है, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन किसी रेजिस्टेंस में सेम है तो करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा। यदि किसी लूप की डायरेक्शन और गिवन रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है, करंट को नेगेटिव लिया जाएगा। लूप में मूव करते टाइम यदि हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचते हैं तो सेल का ईएमएफ पॉजिटिव लिया जाएगा। लूप में मूव करते टाइम
हम किसी सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर पहले पहुंचते हैं तो उसका ईएमएफ नेगेटिव लिखा जाएगा। इस तरीके से आप जो है सेकंड लॉ को प्रूव कर सकते हैं। प्रूव करने के लिए कम से कम आपके पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए और एक आप इस लूप से ले सकते हैं और दूसरी आप जो आउटर लूप है उसकी हेल्प से इक्वेशंस को लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। जो आपका जो सेकंड लॉ था वो आएगा इट डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड लॉ डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिकॉज जो आप ईएमएफ कहते थे तो ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। सर्किट में यूनिट चार्ज को एक बार घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो ईएमएफ कहलाता है। अब यहां पर एनर्जी की बात आ रही है। जब आप चार्ज को सर्किट में घुमाएंगे तो उस टाइम एनर्जी कंज्यूम होगी। एनर्जी या ये कहें क्यू चार्ज को सर्किट में एक बार घुमाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? ईएमएफ। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज वंस अराउंड द सर्किट। जब आप चार्ज को सर्किट में एक बार घुमा रहे हैं तो जो वर्क हो रहा है वही ईएमएफ कहलाता है। एंड दिस वर्क इज डन एट कॉस्ट ऑफ एनर्जी। इट मीन्स दैट work done is energy is converted into work, and this is called EMF. So we can say that this work done will be zero. It means that it deals with conservation of energy. This energy is converted into work, and this work is called EMF. That is why it deals with conservation of energy. नेक्स्ट आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये चार रेजिस्टेंसों का एक ऐसी फॉर्म है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में चार रेजिस्टेंसों को इस तरीके से बांधा जाता है कि वो एक ब्रिज की तरह काम करे और जिसमें हम तीन नॉन रेजिस्टेंस की हेल्प से चौथे अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। A combination of four resistances, used to determine unknown resistance। चार रेजिस्टेंसों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में या डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। A combination of four resistances used to determine unknown resistance is called व्हीटस्टोन ब्रिज।
तो देखिए इसमें 4 रेजिस्टेंसों को एक ब्रिज की फॉर्म में इस तरीके से माउंट कर दिया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेजिस्टेंसों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो ये कंडीशन होती है प्रिंसिपल एंड ब्रिज इज बैलेंस। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो कंडीशन होती है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। जब भी ब्रिज बैलेंस होगा तो P बाई क्यू R बाई S के बराबर होगा। इसका मतलब यह है जितना करंट P में एंटर करता है सेम करंट Q में होगा। मतलब जितना करंट P में आया वो का वो करंट Q में चला गया, जितना R में आया वो S में चला गया। यदि जितना करंट P में आया वो सेम करंट Q में चला जाए, जितना R में आया उतना S में चला गया, तो इसका मतलब जो मिडल आर्म है उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। तो जब भी ब्रिज बैलेंस होगा मिडल आर्म जो गैल्वेनोमीटर की आर्म है उसमें करंट की वैल्यू 0 होगी। जब हम की K और K1 को प्रेस करते हैं सर्किट कंप्लीट हो जाता है। सर्किट के कंप्लीट होते ही इसमें से I करंट फ्लो करता है। देखो जैसे की को प्रेस करते हैं I करंट A पॉइंट पर पहुंचता है। A पॉइंट पर पहुंचकर I करंट 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो जाता है। I1 करंट रेजिस्टेंस P में चला जाता है और बचा हुआ करंट कितना गया, टोटल I था उसमें से I1 करंट B में चला गया। टोटल करंट I था, A पॉइंट पर I करंट पहुंचा, A पॉइंट पर जाकर करंट 2 भागों में बट गया क्योंकि दोनों तरफ रेजिस्टेंस है, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। इसमें यदि I1 करंट चला गया तो बच कितना गया, I माइनस I1 वो R में चला गया। अब B पॉइंट पर I1 करंट 2 भागों में डिवाइड होगा और गैल्वेनोमीटर में से मान लीजिए IG करंट चला गया। बचा हुआ करंट कितना है, टोटल B पॉइंट पर आया था I1। जब की को प्रेस किया I करंट A पॉइंट पर पहुंचा, I 2 भागों में बटा, I1 P में से चला गया। बचा हुआ था I माइनस I1 वो R में चला गया। I1 करंट B पॉइंट पर पहुंचा, I1 के फिर 2 हिस्से होंगे क्योंकि यहां पर 2 वायर है। अब मान लीजिए गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में से IG करंट चला गया तो बचा कितना, I1 माइनस IG। ये जो है Q रेजिस्टेंस में से जाएगा। अब दोनों करंट D पॉइंट पर ऐड हो गए, ऐड होकर वो S में जाएंगे। S के अंदर कितना करंट हो जाएगा, AD से हो गया I माइनस I1 और BD से हो गया IG। ये सारा करंट C पॉइंट पर पहुंच जाएगा। दोनों करंट ऐड होंगे, ऐड होकर नेट करंट जो है वो कितना होगा, I। इस तरीके से सर्किट के अंदर करंट का डिफिजन होगा। कंस्ट्रक्शन
all four resistances P, Q, R and S mount in form of bridge as shown in figure. All four resistances P, Q, R and S mount in form of bridge as shown in figure. When key K and K1 press, current set up the circuit. जैसे ही हम की K और K1 को प्रेस करते हैं, करंट सेटअप हो जाता है सर्किट में से एस ऑन। कंसीडर लूप। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे और लूप कंसीडर करेंगे यहां से इस तरीके से ए बी डी ए। अब देखो ए से बी लूप की डायरेक्शन, लूप कहता है कि आप ए के बाद बी में जाएंगे, लूप की डायरेक्शन है ए से बी और करंट भी ए से बी में है, इसलिए करंट I1 पॉजिटिव लिया जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है P, I1 P। फिर लूप कहता है कि बी के बाद में डी पर जाएंगे, तो लूप की डायरेक्शन है बी से डी और करंट भी बी से डी की डायरेक्शन में है, तो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, करंट हो गया IG और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमेट्री हो गया G। फिर लूप की डायरेक्शन D से A, लूप कहता है D से A की डायरेक्शन में जाओ, तो लूप की डायरेक्शन D से A और करंट की डायरेक्शन A से D। करंट और लूप अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर करंट होगा माइनस का I माइनस I1 इंटू R दैट इज इक्वल टू 0। आप यहां से लिख सकते हैं I1P इक्वल्स टू माइनस IG इंटू G और प्लस I माइनस I1 into R, that is equation number first। अब सेकंड इक्वेशन को, हम सेकंड लूप को कंसीडर करते हैं। कंसीडर लूप BCDB, BCDB सेम डायरेक्शन में, मतलब ये भी क्लॉकवाइज नहीं दे दिया हमने, BCDB। यहां से देखिए लूप की डायरेक्शन है B से C और करंट भी देखो, करंट भी B से C है, तो यहां पर करंट को पॉजिटिव लिया जाएगा I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना था Q, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो लूप की डायरेक्शन है C से D, लूप की डायरेक्शन है C से D, C से D ये लूप की डायरेक्शन है और करंट और लूप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां से होगा I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। अब देखिए लूप की डायरेक्शन है D से B ये लूप है और करंट है ऐसे, लूप कह रहा है D से B, लूप D से B, D के बाद में B ये लूप है और ये करंट है, तो ये हो गया IG इंटू G दैट इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा I1 माइनस IG इंटू Q, I माइनस I1 प्लस IG
into S plus Ig into G. That is equation second. When bridge balance, when bridge is balance, यदि कोई ब्रिज बैलेंस हो तो मैंने बताया था जितना करंट P में है सारा का सारा करंट Q में चला जाएगा, जितना R में है उतने का उतना S में, जितना P में था वही Q में चला गया, जितना R में आया वही S में चला गया। तो बीच वाली आर्म में कितना हुआ? तो बीच वाली आर्म में होगा भाई 0। और बीच वाली आर्म में करंट था कौन सा? गैल्वेनोमीटर वाली आर्म में था Ig। इसका मतलब Ig की वैल्यू को 0 कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को भी मॉडिफाई कर दो, इक्वेशन सेकंड को भी। तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी I1P इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू R, और इसको आप इक्वेशन थर्ड दे सकते हैं। अब इक्वेशन सेकंड को मॉडिफाई करो तो ये बनेगा I1Q इक्वल्स टू I माइनस I1, Ig को 0 कर दो इंटू S, इक्वेशन नंबर 4। फिर आप करेंगे यहां से डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय 4। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करो। I1P I माइनस I1 इंटू R, इसको डिवाइड कर दो I1Q I माइनस I1 इंटू S। तो क्या आ गया आपके पास? ये आ गया P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S। यही आपको क्या करना था, फाइंड आउट। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ये 4 रेजिस्टेंसों का एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसा जो है ब्रिज है जिससे हमें किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते। फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि जैसे ही K और K1 को प्रेस करते हैं, करंट जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया फ्लो करता है। अब देखो A पॉइंट पर I करंट पहुंचा, I करंट A पॉइंट पर पहुंचा। अब A के संपर्क में 2 वायर हैं, एक AB है दूसरा AD, तो करंट दोनों में जाएगा। AB वायर में करंट चला गया I1, बचा कितना? I टोटल था, I1 इधर चला गया तो बचा कितना? I माइनस I1, वो आ गया। अब B पॉइंट पर कितना करंट पहुंचा? I1। अगेन B पॉइंट के संपर्क में 2 वायर है, एक BD और दूसरा BC। मान लीजिए BD में कितना करंट चला गया? IG। I1 तो आया था और इसमें से IG इधर चला गया, बचा कितना? I1 माइनस IG, वो Q में चला गया। अब देखो BD में से जो IG करंट आया है और AD में से जो I माइनस I1 करंट आया, दोनों ऐड हुए D पॉइंट पर और वो चले गए DC। तो DC में करंट होगा I माइनस I1 प्लस IG, ये करंट चला गया DC। अब C पॉइंट पर सारे करंट ऐड हुए तो टोटल करंट कितना मिल गया आपको? इसको समझने के लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले लूप कंसीडर कर। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है, ABDA। ABDA इस तरीके का एक लूप कंसीडर करेंगे और इस लूप के हिसाब से हम एक इक्वेशन बनाएंगे जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो। इसके बाद में दूसरी इक्वेशन बनाएंगे BCDD। इसको कंसीडर करते हुए अपने पास इक्वेशन आएगी इक्वेशन नंबर सेकंड। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो जितना करंट P में आया सेम का सेम करंट Q में चला गया, जितना R में आया वो S में चला गया। तो BD में कितना करंट था? तो BD में करंट था IG। इसका मतलब ये है कि जितना करंट इधर आया उतना इधर गया, जितना इस आर्म में आया उतना ही इसमें चला गया, तो इसमें तो करंट गया ही नहीं। इसका मतलब IG की वैल्यू 0। ब्रिज को बैलेंस करिए, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मॉडिफाई करिए। इक्वेशन थर्ड फोर्थ बनेगी, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइड करिए तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा P बाई Q इक्वल टू R बाई S।